हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 का हमारा लास्ट लेक्चर करेंगे, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हम बात करते हैं, हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें आज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड पड़ी। तो वो जो कुछ लिमिटेशंस है थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मेनली हमारे पास 3 लिमिटेशंस हैं जिसे हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी लिमिटेशन है वो ये है दैट इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे कि हमें पता है आज की डेट में कि जो हीट है हमारी वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, बट कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ फ्लो नहीं करती। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं देता। इसका जो सेकंड लिमिटेशन है, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशंस अंडर विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हमें कोई कंडीशंस के बारे में नहीं बताता कि किस कंडीशन में आपकी जो हीट है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है, क्योंकि हर बार हम हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकें ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली दोनों हाथों को रब करके कुछ वर्क किया, ठीक है, और उस वर्क से हमारी क्या जनरेट हुई, हीट। बट अगर हम यही काम करें, मैं जैसे अगर मुझे हीट प्रोवाइड करनी है अपने दोनों हाथों को, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या हमारे हाथ अपने आप रब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता हमें कि जो आपका हीट है वो मैकेनिकल वर्क में तो कन्वर्ट होगा, बट किन कंडीशंस में होगा, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि आपकी हीट मैकेनिकल वर्क में तभी कन्वर्ट होगी जब वहां पे हीट का कुछ ट्रांसफर होगा, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन है इसका, इट डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो फर्स्ट लॉ में हमने ये तो पढ़ा था कि जो हम हीट देते हैं वो हीट हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या तो कुछ वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा या फिर कुछ वो वर्क डन कर लेगा। तो यानी हीट हम देंगे तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ वो वर्क डन करता है, बट वो कितना वर्क डन करेगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी वर्क डन करने की, वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं पता लगा सकते, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे मैंने हीट सप्लाई करी तो क्या कोई इंजन ऐसा है आपके पास, या कोई भी ऐसा वर्किंग सब्सटेंस है आपके पास जो कि पूरे के पूरे हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, यानी 100% हीट को वो किस में कन्वर्ट कर दे, 100% वर्क डन में। तो इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलती है। आगे अब हम पहले एक क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछला टॉपिक किया था, दैट इज कार्नोट इंजन के ऊपर। उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब्स 1000 जूल ऑफ हीट। एक कार्नोट इंजन है जो कि क्या कर रहा है, 1000 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 127 डिग्री सेल्सियस। एक रिजर्वायर से, यानी कि जो हमारा सोर्स है उसका टेम्परेचर गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस, एंड रिजेक्ट कर रहा है वहां से कुछ हीट दैट इज 600 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग ईच साइकिल। यानी कि वो 1000 जूल की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और 600 जूल की हीट को रिजेक्ट कर रहा है। हमें यहाँ पे निकालना है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंजन की एफिशिएंसी क्या है, दूसरी चीज हमें निकालनी है टेम्परेचर ऑफ द सिंक, और थर्ड चीज हमें निकालनी है अमाउंट ऑफ द यूजफुल वर्क डन ड्यूरिंग ईच साइकिल। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा हम वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास Q1 गिवन है दैट इज 1000 जूल, Q2 गिवन है दैट इज 600 जूल, टेम्परेचर हमारे पास है 127 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। अब जैसा कि हमें पता है हमें निकालनी है थर्मल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, दैट इज ईटा इक्वल टू 1 माइनस में Q2 बाय Q1। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करा, Q2 की जगह हमारे पास आ गया 600 और Q1 की जगह आ गया 1000। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0.6, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 0.4। परसेंटेज में बात करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफिशिएंसी हो गई हमारी 40%। सेकेंड पार्ट में हमें टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, सिंक का, यानी T2। अब हमने एक और चीज डिराइव करी थी कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन किसके बराबर होती है, 1 माइनस T2 बाई T1 के।
तो यहाँ से T2 बाई T1 कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस ईटा, ठीक है। तो T2 आपका कितना हो गया 1 माइनस में ईटा मल्टीप्लाइड बाई T1, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 1 माइनस ईटा। एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 0.4 हमने निकाली थी, वैल्यू पुट कर दी। और T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमारे पास गिवन है 400, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो 1 माइनस 0.4 हो गया हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाई 400। इसको सॉल्व करके हमारे पास टेम्परेचर आ गया 240 केल्विन। इसको अगर मैं डिग्री सेल्सियस में निकालूं तो डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 240 माइनस 273 दैट इक्वल टू माइनस 33 डिग्री सेल्सियस। अब हमें लास्ट पार्ट में निकालना था नेट वर्क डन ईच साइकिल। तो नेट वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है हीट एब्जॉर्ब माइनस में हीट रिजेक्टेड, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1000 माइनस में 600 दैट इज इक्वल टू 400 जूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते अपने मेन टॉपिक पे दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें नीड क्यों पड़ी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस थी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने उन लिमिटेशंस पे ही काम किया और उसकी वजह से आपको दो स्टेटमेंट मिली जो कि दी गई थी, एक तो केल्विन प्लैंक के द्वारा और दूसरी स्टेटमेंट जो दी गई थी वो दी गई थी क्लॉसियस के द्वारा, ठीक है। तो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट क्या कहती है हमसे that it is impossible to construct an engine which would absorb heat from a reservoir and converts 100% of the heat absorbed into work। यानी कि एक ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो कि क्या कर सके, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, एक रिजर्वायर में से, और 100% हीट को वो किस में कन्वर्ट कर दें, वर्क में कन्वर्ट कर दें। ये हमारा क्या था, थर्ड लिमिटेशन था फर्स्ट लॉ का। तो केल्विन प्लैंक ने यही चीज समझाई कि ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि क्या करे, जो कि रिजर्वायर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा और 100% ऑफ हीट जो उसने एब्जॉर्ब करी है उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो Q2 की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा क्या होती है, रिजेक्ट होती है। अब सेकंड है हमारे पास क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency which would take heat from a body at a lower temperature to another body at higher temperature। यानी कि एक ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन बनाना इम्पॉसिबल है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी को ऐड करे, जो क्या करे, जो हीट कहां से लेगी, फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, दैट मीन सिंक से हीट ले और कहां पे ट्रांसफर करेगी, हायर टेम्परेचर पे, यानी कि सिंक से। सिंक मतलब लो टेम्परेचर की बॉडी है, तो कोल्ड रीजन से अगर हम बात करें कोल्ड रीजन से, तो कोल्ड से हॉट की तरफ आपकी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी को ऐड करें, ठीक है। ये थी आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट। अब आगे हम चलते हैं। हमारे पास दो प्रोसेस है जिसमें से एक है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस और एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस को समझते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करें तो आप प्रोसेस विच कुड बी रिवर्स्ड इन सच अ वे दैट द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिटर्न्स एग्जैक्टली टू देयर इनिशियल स्टेट विद नो अदर चेंजेस इन द यूनिवर्स इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूरी तरह से रिवर्स हो सकता है, ठीक है, और इस तरह से रिवर्स होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग वापस अपनी एग्जैक्टली इनिशियल स्टेट पे आ जाएं यूनिवर्स में बिना किसी और चेंज के। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो कोई भी आपके पास ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि पूरी तरह से रिवर्सिबल हो, यानी कि कुछ एक्सटेंड तक तो वो रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोसेस हमारे यूनिवर्स में नहीं है जो कि क्या हो 100% हम जिसको क्या कर सकें, रिवर्स कर सकें, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें हीट का लॉस या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे वो पूरी तरह से अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस रिवर्स में नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल, यानी जो रिवर्सिबल नहीं होगा, जिसका मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आ सकती। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एन एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल कोई एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केस में आपकी वो चीज वापस रिस्टोर नहीं करी जा सकती। रस्टिंग ऑफ आयरन,
भी एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी एक एग्जांपल है किसका, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम को समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम हमसे क्या कहती है, नो हीट इंजन working between two temperature of source and sink can be more efficient than that of the Carnot engine। अब देखो यहाँ पे उस कार्नोट थ्योरम ने क्या स्टेटमेंट दी है कि कोई भी हीट इंजन जो कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है वो आपका कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। वही बात जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो कार्नोट इंजन है कैसा इंजन है, वो आपका सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी देने वाला इंजन है, बट हाँ वो एक आइडियलाइज्ड कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। यानी कि जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है वो इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पे। यानी वर्किंग सब्सटेंस मतलब फ्यूल आपने क्या यूज किया है उस पर डिपेंड नहीं करती कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। ठीक है, या फिर जो आपने आइडियल गैस यूज करी थी उस पर डिपेंड नहीं करती। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, क्योंकि हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला था दैट इज 1 माइनस में T2 बाई T1। तो एफिशिएंसी किन दो चीजों पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। अब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप ये क्या है, रेफ्रिजरेटर हमारे पास एक डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर हमारा एक डिवाइस होता है जो कि आपका रन करता है रिवर्स डायरेक्शन में और इसको यूज किया जाता है टू कूल थिंग्स, चीजों को ठंडा करने के लिए। ठीक है, जो हमारे घरों में फ्रिज वगैरह होते हैं वही हमारा रेफ्रिजरेटर। अब इसकी जो वर्किंग होती है वो आपकी बेस्ड होती है रिवर्स कार्नोट थ्योरम पे। ठीक है, तो इसकी वर्किंग किस पे बेस्ड है, रिवर्स कार्नोट थ्योरम। तो इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास वही चीजें रहने वाली हैं, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। साथ में इसके पास एक और एक्स्ट्रा चीज आएगी दैट इज कंप्रेशर। ये कंप्रेशर की जरूरत हमें यहाँ पे इसलिए पड़ी है क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि कोई भी हीट इंजन बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि क्या करे, सिंक से हीट को ले और सोर्स को हीट को दे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंक से हीट को लेना है और सोर्स में हीट को देना है। तो उसी काम को करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्रेसर का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम पे हमें काम करना पड़ेगा। इस बार हमें सिस्टम काम नहीं देगा, हमें खुद सिस्टम पे काम करना पड़ेगा और वो सिस्टम पे काम करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेसर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो तो यहां से सिंक से हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट को निकालेंगे। ठीक है, यानी वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, सिंक से कुछ अमाउंट ऑफ हीट दैट इज Q2 अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकालेगा और सोर्स को प्रोवाइड करेगा दैट इज Q1 अमाउंट हीट किसको प्रोवाइड कर देगा, वो सोर्स को। तो वर्किंग में हमने देखा कि जो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा वो कितना होगा, Q2 माइनस में Q1, क्योंकि Q2 अमाउंट निकाल रहा है और Q1 अमाउंट वहां पे सोर्स पे दे रहा है। तो डेल्टा Q कितना हो गया हमारे पास, Q2 माइनस में Q1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज 0, क्योंकि अभी भी एक साइक्लिक प्रोसेस में ही चलेगा ये। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा किस में आएगा, डेल्टा डब्ल्यू। इस बार नेगेटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि इस बार कंप्रेसर जो है वो सिस्टम पे काम करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू कितना हो गया हमारे पास, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, Q2 माइनस में Q1 विच इज इक्वल टू डेल्टा यू हमारा 0 था, 0 माइनस डब्ल्यू। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, Q1 माइनस में Q2। जब माइनस आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस में Q2। अब निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रेफ्रिजरेटर के अंदर हम एफिशिएंसी नहीं निकालते, रेफ्रिजरेटर के अंदर हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, so it can be defined as the ratio of the amount of heat absorbed or removed per cycle to the energy spent per cycle in a refrigerator। यानी कि ये रेशियो है किसका, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड का, ठीक है, टू द एनर्जी स्पेंट पर साइकिल। जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एनर्जी स्पेंट पर साइकिल यानी कि W से। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने एब्जॉर्ब करी थी या कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने निकाली थी, तो Q2 अमाउंट हमने निकाली थी, उसको हम डिवाइड कर देंगे एनर्जी जिसको हम बोलेंगे वर्क डन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2 बाई डब्ल्यू। इसको हम डिनोट करते हैं बीटा सिंबल से। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास कितना हो गया, Q2 बाई डब्ल्यू। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, Q2 रहेगा, W हम निकाल चुके हैं दैट इज Q1 माइनस में Q2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया Q2 डिवाइडेड बाई Q2। यहां से कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास Q1 बाई Q2 माइनस में 1। अब Q1 बाई Q2 हमें पता है किसके बराबर होता है,
T1/T2 के कार्नोट साइकिल में हमने पढ़ा था। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय T1/T2 माइनस में 1। ठीक है, तो बीटा हमारे पास कितना आ गया T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। अब रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है एक रेफ्रिजरेटर, इन अ रेफ्रिजरेटर heat from inside at 277 Kelvin is transferred to a room at 300 Kelvin. How many joules of heat shall be delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally? ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि कितनी जूल ऑफ हीट हमें डिलीवर करनी पड़ेगी रूम को हर एक जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास T1 गिवन है दैट इज 300 केल्विन, T2 हमारे पास गिवन है 277 केल्विन। T2 हमारा क्या है सिंक का टेम्परेचर और T1 क्या है जो रूम है उसको हम सोर्स ले रहे हैं इस बार। तो एज वी नो जैसा कि हमें पता है बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो ये हो गया हमारे पास 277 डिवाइडेड बाय 300 माइनस में 277। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 12.04। अब जैसा कि हमें पता है जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो Q2/W के बराबर होता है। अगर हमारा जूल का हर कंजप्शन में देखें तो हर कंजप्शन में कितना वर्क डन होगा 1 जूल। तो यहाँ से हम Q2 निकाल सकते हैं दैट इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय W। तो Q2 हमारे पास कितना आ जाएगा 12.04 जूल, क्योंकि वर्क डन हमारा कितना था 1 जूल। अब हम बात करते हैं हीट डिलीवर्ड बाय रेफ्रिजरेटर, जो हीट डिलीवर हुई है रेफ्रिजरेटर के द्वारा वो कितनी हुई है। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना आएगा Q1। तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना हो गया W। W हमारे पास कितना था 1 जूल, तो W की वैल्यू हमने पुट करी 1। Q2 हम ऊपर निकाल चुके हैं दैट इज 12.04। तो हमारे पास जो हीट डिलीवर होगी रेफ्रिजरेटर के द्वारा वो कितनी होगी 13.04 जूल। ठीक है, यानी रेफ्रिजरेटर जो हीट बाहर निकाल रहा है वो हीट हमारी क्या होती है Q1 होती है। तो हमारा Q1 कितना आ गया 13.04 जूल। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब इस चैप्टर के ऊपर जो भी असाइनमेंट्स हैं वो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं।